अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक सबक आमोज़ कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहें मेरी तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके भाभी, फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। राशिदा ने ये कहते हुए रिसीवर रख दिया। आज शाम खाने पे राशिदा के भाई और भाभी और उनके सारे बच्चे घर आ रहे थे। चंद साल पहले उनकी बड़ी बेटी तूबा के लिए भाभी ने पसंदीदगी का इजहार किया था। उस वक्त तूबा खासी कम उम्र थी, इसलिए बात आगे न बढ़ सकी। मगर पिछले हफ्ते जूं ही उनके भतीजे अरसलान को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली तो राशिदा बेगम के भाई और भाभी ने सोचा कि अब चूंकि बेटे को जॉब मिल चुकी है तो इसलिए बात पक्की कर दी जाए। तूबा का मास्टर्स भी मुकम्मल होने वाला था और अरसलान भी खैर से अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था। सो आज राशिदा बेगम की भाभी ने उनको फ़ोन करके बताया कि उनके आने का मकसद क्या है। राशिदा तो खुशी से झूम उठी। ऊंचा, लंबा, बेहद खूबसूरत, फर्मा बरदार और सुलझा हुआ भतीजा अरसलान अपनी औलाद से भी उनको प्यारा लगता था। वो अपनी बेटी तूबा के लिए जैसे हमसफ़र की ख्वाहिशमंद थीं, वो अरसलान की शक्ल में उन्हें मिल चुका था। उन्होंने बेहद खुश होकर उस वक्त डिनर की तैयारी शुरू कर दी। अपने बेटे बिलाल को भेजकर काफ़ी लंबा चौड़ा सौदा मंगवाया गया। तूबा भी किचन में जुट गई। घर में पर्दों और फर्नीचर की सेटिंग बदलने लगी। राशिदा बेगम के भाई और भाभी हर माह बाकायदगी से उनके घर का चक्कर लगाते रहते थे, मगर आज उनकी आमद की वजह ही ख़ास थी, सो एहतमाम तो बनता था। खाना बेतकल्लुफ़ माहौल में खाया गया। भाई और भाभी भी अपने साथ काफ़ी कुछ लाए थे। बात पक्की करने के लिए सोने का एक नफीस सेट, 5 अदर रेडीमेड सूट, मिठाई, फल और शादी तूबा के मास्टर्स के बाद होना करार पाई थी। उधर राशिदा बेगम की बहन की बेटी ने FSC में बोर्ड में तीसरी पोजीशन ली तो सारे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। रात फ़ोन पर तुम्हारे अब्बू ने और मैंने तुम्हारी खाला को मुबारकबाद दे दी थी, मगर जाना तो बनता है। सारा ख़ानदान उनके घर जाकर मुबारकबाद दे रहा है। मैं खाला होकर लेट जाऊं तो मेरी बहन ज़रूर महसूस करेगी। राशिदा बेगम तूबा से बोली। जी अम्मी, घर जाकर मुबारकबाद देना फ़ोन पे मुबारकबाद देने से कहीं ज़्यादा अहम होता है। आप खाला और माहा को हमारी तरफ से भी ज़रूर मुबारकबाद दीजिएगा, हम खुद भी चक्कर लगाएंगे। तूबा ने अपनी माँ को जवाब दिया। बाहर राशिदा बेगम का बेटा बिलाल हॉर्न पे हॉर्न दे रहा था। उसे बहुत जल्दी है। अच्छा, तुम घर का ख्याल रखना, ये लड़का तो अताउला हुआ जा रहा है। आ रही हूँ भई। राशिदा बेगम पर्स उठाकर बाहर निकल गईं। असर के करीब उनकी वापसी हुई। तूबा ने महसूस किया कि माँ बहन के घर से वापसी पर कुछ कुछ चुप थीं। चेहरा उनका सोचों में गुम था। क्या हुआ अम्मी? खाला के यहाँ सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी खाला बता रही थी कि माहा के बेशुमार रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे खालू उन्हीं में से किसी एक को हाँ कहने का इरादा रखते हैं। तो तूबा को माँ की उलझन फिर भी समझ ना आई। तूबा, मेरा दिल चाहता है कि मैं माहा को अपने बेटे बिलाल के लिए मांग लूं। सच अम्मी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। आप सोच नहीं सकती मुझे माहा कितनी अच्छी लगती है और बिलाल भाई को भी माहा पसंद है। क्या बिलाल ने कोई तुमसे ऐसी बात की है? जी अम्मी, बिलाल ने मुझे पहले ही कहा था कि उसे माहा अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी तो मुझे भी लगती है, राशिदा बोली, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे खाला और खालू इतने बेसब्रे हो रहे हैं, वरना उम्र ही क्या है बच्चों की। मैं चाहती थी ज़रा समझदार हो जाएं। अरे अम्मी, फ़िलहाल तो रिश्ता पक्का करते हैं, शादी बिलाल की जॉब के बाद ही होगी। हाँ चलो देखते हैं, तुम्हारे अब्बू से शाम को बात करती हूँ, वो क्या कहते हैं, राशिदा बोली। पर तूबा के अब्बू को क्या कहना था, सवाए इसके कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। सो उसी हफ्ते माहा और बिलाल की मंगनी तय कर दी गई। उधर तूबा का MA का रिजल्ट आया। उधर राशिदा ने घर बाजार एक करके रख दिया। किस्म किस्म के बर्तन, कपड़े और अशिया खरीदी गईं। जेवर वो बहुत पहले का बना चुकी थी। फर्नीचर एंड टाइम पे लेने का इरादा था। पहली औलाद क्या बिहाने जा रही थी, सो ज़रूरत से ज़्यादा फिरती दिखाई देती थी राशिदा बेगम। कहती थीं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई और भाभी बेटी की तारीख तय करने आ पहुंचे और उनकी तैयारी ही मुकम्मल ना हो, क्योंकि उनके दरमियान यही तय पाया था कि शादी तूबा के मास्टर्स करने के बाद होगी और अब तूबा के रिजल्ट को भी 6 माह हो चुके थे।
راشدہ بیگم کے بھائی اور بھابھی نے معمول برقرار رکھا ہوا تھا، یعنی ہر ماہ ان کے گھر کا چکر لگانا، مگر اپنے بیٹے ارسلان کی شادی کا تذکرہ کبھی بھولے سے بھی نہ چھیڑتے تھے۔ راشدہ بیگم باتوں ہی باتوں میں اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے اپنی بیٹی طوبہ کے جہیز کے ایک ایک آئٹم کے بارے میں ذکر کرتی تھیں، مگر بھابھی الٹا اپنے گھر کے مسئلے مسائل لے بیٹھتی۔ ہائے راشدہ، تمہارے بھائی کا بزنس آج کل کافی ڈاؤن چل رہا ہے، لہجہ بے حد مایوسانہ ہوتا۔ تو بھابھی خیر سے آپ کے بیٹے ارسلان کی جاب بھی تو ہے نا؟ راشدہ خوش دلی سے انہیں امید کا جگنو پکڑاتی۔ پر آج کل کی مہنگائی کے مقابلے میں ارسلان کی تنخواہ تو بس اونٹ کے منہ میں زیرے والی جتنی ہے، 7 بندوں کا کھانا پینا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی یونیورسٹی ہے، اس سے چھوٹا اکیڈمی جاتا ہے، بیٹی کا کالج ہے، اور پھر تمہارے بھائی اور میری دوائیاں۔ سوچو ارسلان کے چند ہزار روپے کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں، بچت تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور دیکھو سونا بھی تو کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک میں نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک چھلا تک نہ بنوایا۔ بس ہمت ہے تمہاری جو اتنا کچھ تم نے اتنی جلدی جوڑ لیا ہے۔ راشدہ کو اپنی بھابھی کی یہ باتیں بالکل پسند نہ آئیں۔ اب تو خاندان کی تقریبات میں بھی اڑتی اڑتی سنتی تھی کہ بھابھی کا فی الحال 5 سال تک اپنے بیٹے کو بیاہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ طوبہ 24 کی تو ہو چکی ہے، 5 سال بعد تو؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر راشدہ بیگم کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ سخت ذہنی دباؤ کے سبب راشدہ کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر جاتا تھا، کھڑے کھڑے گر جاتی، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے۔ راشدہ بیگم کے شوہر ان کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بولتے، تم نے خام خواہ ہی طوبہ کی شادی کو سر پہ سوار کر لیا ہے، کتنی چھوٹی تو ہے ہماری بیٹی، آپ سمجھ نہیں سکتے، ایک ماں کی پریشانیوں کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ راشدہ بیگم بہت ہی غصے میں بولتی، طوبہ کی ہم عمر تقریباً ساری لڑکیاں شادی شدہ بال بچوں والی ہو چکی ہیں، 4 سال کتنے آرام سے گزر گئے ہیں پتہ ہی نہیں۔ بھابھی تو جیسے بھول ہی گئی ہیں کہ بیٹے کی کہیں منگنی بھی کی تھی۔ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی جان کا، ارسلان کی بھی پچھلے دنوں پروموشن ہوئی ہے، سب بہانے ہیں بھابھی کے، خرچہ کرنے سے جی چراتی ہیں۔ یہ باتیں بولتے بولتے راشدہ بیگم کا لہجہ ایک دم کڑوا ہو جاتا۔ جو بھی ہو، اب ان سے تم اپنے منہ سے نہ کہنا، بیٹی کی عزت گھٹتی ہے اس طرح، کیا کہیں گے کہ ہم پہ ہماری بیٹی کی 2 وقت کی روٹی بھاری پڑ گئی ہے۔ راشدہ بیگم کے شوہر بولے، بس میری طبیعت ذرا ٹھیک ہو جائے تو میں خود ہی جا کے اپنے بھائی سے ڈائریکٹ بات کرتی ہوں، میری بیٹی آخر کب تک ان کے بیٹے کے نام پہ بیٹھی رہے گی، بس میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، شوہر نے منع کیا۔ مناسب کیوں نہیں؟ اپنوں میں مناسب نامناسب نہیں دیکھا جاتا، راشدہ بیگم بولی۔ ابھی وہ اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ راشدہ بیگم کی بہن اور بہنوئی کی آمد ہوئی۔ ہائے آپا، آپ تو سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہیں، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ بہن ان کے گلے لگتے ہوئے محبت سے بولی۔ دونوں میاں بیوی اصل میں ان کی عیادت کے سلسلے میں آئے تھے۔ اچھی بھلی تو ہوں، تمہیں پتہ نہیں کیوں کانٹا دکھائی دے رہی ہوں۔ طوبہ بھی اپنے خالہ خالو کے لیے چائے اور لوازمات لے آئی۔ آپا میں سوچ رہی ہوں کہ اب ماہا کو اپنے گھر کا کر دیں، دیکھیں نا جب سے آپ نے منگنی کی ہے منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں، جو نصیب میں ہے وہ تو میں نے تیار کر لیا ہے، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ہاں بہن کیوں نہیں، میرے بیٹے کی جاب کو فی الحال سال ہوا ہے، انشاءاللہ زیور تو میں اسی ماہ ہی بننے دیتی ہوں، راشدہ بیگم بولی۔ آپا جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، ایک ہی جتنی سب دکھائی دیتی ہیں، مجھے ان کا بھی تو سوچنا ہے، پہلے ماہا کے ہاتھ پیلے کر دوں تو پھر ان کی باری آئے گی، راشدہ کی بہن بولی۔ بس بہن تم طوبہ کی شادی تک صبر کر لو، میں جیسے ہی طوبہ کے فرض سے سبکدوش ہوتی ہوں اسی دن خیر سے بلال کی مہندی ہوگی انشاءاللہ۔ راشدہ بیگم کی بہن کو ان کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ تو کیا جب تک آپ کی بیٹی طوبہ کی شادی نہیں ہوتی میری ماہا بیٹھی رہے گی؟ فرض کیا طوبہ کی شادی مزید 4 سال آگے ہو جائے تو کیا میری بیٹی کی شادی نہ ہوگی؟ اب بہن کا انداز تیکھا اور لہجہ تلخ تھا، راشدہ کو کوئی جواب نہ سوچ سکا۔ صبح کام پر جاتے ہوئے راشدہ بیگم کے شوہر کو اچانک خیال آیا، کہنے لگے، بیگم کیوں نہ طوبہ اور بلال کی شادی ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے بہو بھی آ جائے گی، پتہ نہیں کیسے الٹے سیدھے خیالات آپ کو سوچتے رہتے ہیں، راشدہ تپ کر بولی۔ وہ یوں بھی آج کل خاصی چڑی ہوئی تھی کیونکہ بہن کا دباؤ جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی عمر ہی کیا ہے میرے بیٹے بلال کی جو اتنی بڑی ذمہ داری میں اس کے سر پر ڈال دوں۔ اصل میں یہ جو خوبصورت اور وسیع گھر تھا جس کی وہ بلا شرکت
मालिक थीं। अपनी राजधानी में किसी दूसरी हस्ती की शराकत का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर डालता था। इस घर को उनके शौहर ने बहुत मेहनत से तामीर कराया था और उन्होंने बहुत मोहब्बत से सजाया था, और उनका अकलौता लाडला बेटा बिलाल, जिसकी मोहब्बत और कमाई पे पहला हक माँ का था, भला इतनी जल्दी माँ कैसे बंटवारा कर लेती। इतने में बिलाल बोला, अम्मी अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं, मेरी शादी आप तूबा के साथ ही कर दें, तुम चुप रहो। राशिदा ने बुरी तरह झिड़क दिया, जिस बात का इल्म ना हो उसमें दखल देना जरूरी नहीं है। तुम्हारी खाला और खालू से तो अल्लाह पूछे हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं, जैसे मैं रिश्ते से इनकार कर रही हूँ, जैसे उनकी बेटी कहीं भागी जा रही है। अम्मी, तूबा सदमे से जैसे गुंग रह गई। हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना, वो बुरी तरह झुंझलाई। अम्मी आप बहुत गलत बातें कर रही हैं, तूबा ने बोला। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं बिलाल को कमाते हुए, शादी होगी फिर फैमिली तो बढ़ेगी ना, मजीद खर्चे, अभी तो सामने वाला पोर्शन बनवाना है मैंने। तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई जहेज वगैरह। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर सहन में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हाँ तो अम्मी फिर ये भी तो हो सकता है ना कि आपके भाई और भाभी का भी हाथ तंग हो, उनकी भी अपने बेटे अरसलान की तनख्वाह में पूरी ना पड़ रही हो, उनके भी सारे बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। तूबा अपना चेहरा बेतासुर रखते हुए माँ से बोली। राशिदा ठटक कर बेटी का चेहरा देखने लगी। न जाने उन्हें क्यों महसूस हुआ कि तूबा की आंखें नम हैं। उन्हें कई बार महसूस हुआ था कि उनकी बेटी तूबा अब बहुत कम आमेज होती जा रही है, कहीं पे भी आना जाना तर्क कर दिया था। बहन भाई और कज़नों की महफिल में बैठने से भी उकताने लगी थी। उसकी स्याह आंखों में एतमाद की चमक भी मांद पड़ती जा रही थी। अपनी ज़ात से दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही थी। उलझे बिखरे बाल, काजल से खफा आंखें, सगे मामू के बेटे से मंगनी होने के बावजूद 4 साल से रुखसती का इंतजार उसकी जिंदगी के रंगों को फीका करने लगा था। माँ को एकदम निदामत और अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक ही तो कह रही है तूबा, जैसे मैंने अपनी बहन की बेटी को 4 साल से इंतजार में बिठाया हुआ है, यही सोच तो मेरी भाभी की भी तो हो सकती है ना। अगर हर बेटे की माँ समधन की बेटी को अपनी बेटी समझने लगे और अपनी बेटी को सामने रखकर उसकी रुखसती की फिक्र करने लगे, तो सब बच्चियां मुनासिब वक्त पे अपने घर की हो सकती हैं। वरना बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मंगनियां करके रुखसती को लेट करते रहने से आपस में बदमज़गियां और गलत फहमियां जन्म ले लेती हैं, जिससे रुखसती से पहले ही रिश्ते टूट जाते हैं, मंगनियां टूट जाती हैं, और अगर निकाह हुए हों तो तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। ये सब बातें सोचते हुए राशिदा बेगम फ़ौरन अपने कमरे में आईं, अपनी बहन का नंबर मिलाने लगीं, उसे ये बताने के लिए कि वो लोग आज ही उनकी बेटी माह के लिए शादी की तारीख पक्की करने आ रहे हैं। खुदारा किसी की भी बेटी को दुआ खैर, मंगनी या निकाह करने के बाद रुखसती के इंतज़ार में सालों साल न बिठा के रखें। जेवरात, जहेज, बरी, तोहफे, तहाइफ, हार सिंगार, पार्लर के खर्चे, इन सब के बहाने बनाते हुए किसी बच्ची की ज़िंदगी के खूबसूरत साल मत ज़ाया होने दें। इसीलिए इस्लाम सादगी का दर्स देता है। अगर आप सादा तरीके से किसी की बच्ची को ब्याह कर ले जाएंगे तो ना आप मुश्किल में पड़ेंगे और ना दूसरे मुश्किल में पड़ेंगे, और ना ही बच्चियों की ज़िंदगियों के कीमती साल ज़ाया होंगे।